नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग 19 मार्च 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट यूपीपीसीएल का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को पूर्ण कर लिया लेक्चर में। यह हमारा दूसरा लेक्चर होगा, जिससे 31 से हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए देरी न करते हुए पहले क्वेश्चन से आज के सेशन का शुरू करते हैं। लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उपकरण में प्रयुक्त कैपेसिटेंस गुणक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसी के माप के लिए किया जाता है। तो ये होता है जो उच्च एसी वोल्टेज होता है, इसको बोलते हैं हाई एसी वोल्टेज लाइन होती है, तो उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा उच्च एसी वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं। तो 32 क्वेश्चन नंबर, यदि आप किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में यदि स्लिप का मान 1 है तो रोटर, देखिए हम लोग रोटर के लिए फार्मूला हम लोगों ने याद किया था, n बराबर एन एस इंटू 1 माइनस एस। 1 माइनस एस क्या है? स्लिप है। स्लिप जब 1 हो जाए तो 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और 0 में किसी भी का गुणांक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो यानी ये n बराबर हो जाएगा 0, यानी कि मोटर क्या हो जाएगी? रुकी रहेगी। पहला आंसर हो जाएगा अवरुद्ध स्थिति में है, यानी कि ए वाला ऑप्शन है। अगर स्लिप का मान 1 है तो क्या है? अवरुद्ध स्थिति में, यानी मोटर चलेगी नहीं। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन नंबर का आज का। एक लौह चुंबकीय पदार्थ का तापमान में वृद्धि के साथ इसकी सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सस्टेबिलिटी का मतलब होता है सुग्राहिता। तो इस पर क्या प्रभाव? अगर आप तापमान बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो सुग्राहिता क्या होती है? बढ़ती है, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि बढ़ेगी। 34 नंबर है कि अक्षय स्रोतों से अधिकतम विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाली कलन विधि कहलाती है। तो ये होती अक्षय स्रोतों से, जो अक्षय स्रोतों से हमें अधिकतम विद्युत शक्ति प्राप्त करना हो तो किस प्रणाली का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो ये वाला आपका, तो हमारा आंसर हो जाएगा MPPT। ठीक है, हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, MPPT। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, कोई लोड न होने पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज और द्वितीयक वोल्टेज के बीच कितना फेज अंतर होता है? तो जो प्राथमिक वोल्टेज और द्वितीयक वोल्टेज के बीच की बात हो रही है, जो ट्रांसफार्मर के प्रथम में जो इंड्यूज ईएमएफ होता है और द्वितीय में जो इंड्यूज, उसके बीच की बातें पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है? 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। देख लेते हैं इसका जो फेजर डायग्राम कैसा होता है। देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर नो लोड फेजर डायग्राम। तो E1 और E2 के बीच क्या है? एक लाइन है, तो 180 डिग्री। इसे देखिए, मैग्नेटाइजिंग करंट, ये वाटफुल कंपोनेंट्स है, इसके बीच पूछता तो ये क्या होता है? 90 डिग्री फेज अंतर होता है। और ये पूछता है कि सप्लाई वोल्टेज और मैग्नेटाइजिंग करंट के बीच में तभी 90 डिग्री। अगर पूछता वाटफुल कंपोनेंट्स और वो सप्लाई वोल्टेज में तो 180 डिग्री। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया है, किस प्रकार की पारेषण लाइन में अभिग्राही छोर यानी रिसीविंग एंड बोलते हैं और प्रेषक छोर यानी सेंडिंग एंड पर आवृत्ति के भिन्न मान हो सकते हैं? तो होता है HV, तो होगा HVDC लाइन, हाई वोल्टेज DC लाइन में आवृत्ति के भिन्न मान हो सकते हैं। 37 नंबर है, प्रत्यावर्ती के रेटेड वोल्टेज के संबंध में बिना लोड वाले वोल्टेज से रेटेड वोल्टेज में प्रतिशत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टता विनियमन। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला होता है, ये बोलते हैं फुल लोड वोल्टेज माइनस नो लोड वोल्टेज बटा के फुल लोड इंटू 100। यहाँ पर इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है।
तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 38 नंबर है क्वेश्चन, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्षरण विद्युत धारा यानी लीकेज करंट किसके द्वारा कम किया जाता है? तो जो सेल प्रकार का होता है उसमें हम लोग इस प्रकार करते हैं, क्योंकि जो HV हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड को हम लोग सैंडविच का आकार दे देते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सैंडविच आकार करके इसको हम लोग कम किया जा सकता है। देखिए इसमें ये आपका सैंडविच सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है। ये ज़्यादातर देखिए ये ऊपर के साइड हम लोगों ने हाई वोल्टेज वाइंडिंग कर रखा है और उसके नीचे जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है। ये इसका ये कोर है, लेमिनेटेड कोर है। ये स्टेप डाउन में इसका ज़्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं। स्टेप डाउन का तात्पर्य क्या है कि हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए किया जाता है इसका। फ्लक्स लीकेज में मिनिमम होता है। फ्लक्स लीकेज मिनिमम होने का तात्पर्य क्या है? देखिए फ्लक्स लीकेज में जैसे ये फ्लक्स है तो इसमें फ्लक्स में ये दो भागों में बढ़ जाता है, यानी कि दो फ्लक्स मार्ग 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो इसको छोटा है, इसको क्या है फ्लक्स का मार्ग जब छोटा हो जाएगा तो ये लीकेज भी इसका मिनिमम हो जाता है। इसके क्वेश्चन पूछता है कि लिंब की संख्या कितनी होती है? तो सिंगल फेज में 1 और जो 3 फेज होता है उसमें 3 होती है। लिंब क्या होता है? उसमें जिसमें हम लोग बाइंडिंग करते हैं, यानी ये वाला भाग ये लिंब कहलाता है, इस पर हम लोग बाइंडिंग करते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन एक फिगर से हम लोग पता कर लिए। अगला है कि इसको कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसमें देखिए इसमें फ्लक्स लीकेज एक ही है, इसमें लिंब कितने हैं? 2 लिंब है सिंगल फेज में, उसे 3 फेज में 3 लिंब। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग जो हाई वोल्टेज साइड होता है उसको ऊपर और लो वोल्टेज साइड को नीचे करते हैं, ठीक है। ये भी इसका लिमिटेड कोर की बात हो गई। ये फाई है, फ्लक्स है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में हम लोग इसका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। किसे? ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब हाई वोल्टेज लो करंट के लिए इसका फ्लक्स लीकेज मैक्सिमम होता है, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। अगला है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें क्या है? देखिए ये चक्री जैसा, इसमें हाई वोल्टेज साइड लो वोल्टेज साइड को इस प्रकार से किया गया है। ये इसका कोर लिमिटेड है, ये इस तरह से बैंडिंग ये दिखती है। तो ये दोनों गुण रखता है। कभी कुछ फूल देता है कि वो कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसके स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों तरह के प्रयोग करते हैं, तो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर है, तो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। आगे है कि इंडिकेट लैंप ग्लास एनवेलप में क्या सम्मिलित होता है? यानी कि जो ये वाला भाग होता है बल्ब का, ठीक है, ये वाला भाग जो होता है बल्ब का, इसमें क्या चीज़ें भरी जाती है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है, ठीक है। अगला है 40 नंबर, एक एन प्रकार का पदार्थ उन अशुद्धि युक्त तत्वों का समावेश करके निर्मित किया जाता है, इनमें से होता है। देखिए जब एन प्रकार का होगा तो एन प्रकार में हम लोग पेंटावैलेंट अशुद्धियाँ मिलाते हैं। पेंटावैलेंट यानी पंचसंयोजित तत्व। पंचसंयोजित तत्व वो होते हैं जिनके बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको हम लोग याद करने का तरीका ढूंढे हैं, और वही अगर पी प्रकार का अगर हमें बनाना होगा तो इसको ट्रीवैलेंट कहते हैं। त्रिसंयोजिक व त्रिसंयोजिक होता है, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आंसर तो हमारा बी हो जाएगा, यानी पंचसंयोजिक इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसमें हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे इससे। अगर एन प्रकार का आपको पदार्थ बनाना है तो प्योर सेमीकंडक्टर को प्लस पेंटावैलेंट की अशुद्धियाँ मिलाएंगे, इसको डोनर कहा जाता है। तो इस प्रकार एन प्रकार का पदार्थ बनेगा। पी प्रकार का पदार्थ प्योर सेमीकंडक्टर प्लस ट्रीवैलेंट एक्सेप्टर मिलाएंगे आपको, तो इसमें हमें पी प्रकार का मिलेगा। देखिए ट्रीवैलेंट क्या है, जिसके भी बताया वाई कोष में कितने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको बैग से याद कर सकते हैं, बोरोन
एल्युमिनियम, इंडियम, गैलीनियम क्या है, त्रिसंयोजिक है। पंचसंयोजिक में क्या है, बाप से याद रखेंगे, बिस्मिथ, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, ये क्या है, पंचसंयोजिक, जिसके बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3। ये चीज अब याद रखेंगे कि पेंटावैलेंट और ट्रीवैलेंट जो होते हैं एक्सेप्टर और डोनर, उसको हम लोग कौन कौन से तत्व आते हैं। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम विद्युत अपघट्य संधारित्र है। तो ये किस प्रकार के एल्युमिनियम विद्युत से, तो ये डीसी प्रकार का संधारित्र, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, डीसी प्रकार का संधारित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी इन्वर्टर में प्रयुक्त होने वाला बैटरी किस प्रकार से जुड़ी होती है। तो इन्वर्टर में इनपुट के साथ, इन्वर्टर के साथ आउटपुट से, इन्वर्टर के साथ इनपुट से, अच्छा बैटरी को पूछा है, तो इन्वर्टर के साथ आउटपुट से जुड़ी होती है। देखिए ये आपका इन्वर्टर है, ठीक है, ये इन्वर्टर है, यहाँ पर मान लीजिए सप्लाई है, सप्लाई इसको देंगे इन्वर्टर को, ठीक है, इन्वर्टर को सप्लाई दिए और ये आउटपुट होगा, इसमें बैटरी होगा, तो किससे, इन्वर्टर के किससे, आउटपुट के साथ जुड़ी है, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग होने वाला कन्वर्टर क्या है, इसको बोलते हैं रेक्टिफायर, जो डीसी को सिग्नल को एसी में बदल देता है। जो डीसी को डीसी में बदलता है इसको बोलते हैं चॉपर। इन्वर्टर का काम क्या है, ये डीसी को एसी में भी बदलता है और एसी को डीसी में भी बदलता है, ये दोनों काम होता है। आंसर तो ये भी है आपका, लेकिन हम लोग रेक्टिफायर के साथ जाएंगे, एक ही प्रॉपर्टी में इसके दोनों प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए इसको नहीं जाएंगे इसके साथ। और एसी वोल्टा नियंत्रण होता है, जिसे एसी साइक्लो कन्वर्टर बोलते हैं, ये क्या करता है, एसी को एसी में कन्वर्ट करता है। निम्नलिखित में से क्या महासागरीय ऊर्जा का एक रूप नहीं है, तो इसमें आपको बताना है। तो वेव है, तरंगों के माध्यम से हम लोग ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। टाइडल, इसमें ज्वार भाटों के साथ भी। स्टीम एनर्जी का नहीं होता है, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टीम एनर्जी। ओशियन टेम्परेचर, यानी उसके तापमान से हम लोग ऊर्जा का स्थानांतरित करते हैं, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, इसके माध्यम से हम लोग नहीं करते। वितरित अशुद्धियों को जिन्हें ग्राही या एक्सेप्टर कहते हैं, परमाणु कहा जाता है। अभी हम लोग बात किए जो पी प्रकार का ट्रीवैलेंट होगा, ट्रीवैलेंट मतलब कि आपका बैग की बात हो रही है, किसमें, बैग की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें विस्मित ये क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, एक्सेप्टर, जिनके बाह्य कोश में क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी त्रिसंयोजिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 46 नंबर पर। 46 नंबर दिया हुआ है, किसी अनंत बस बार में कौन से 2 परिमाण स्थिर होते हैं। तो इसमें वोल्टेज और आवृत्ति, 2 चीजें क्या होती हैं, होते हैं अनंत बस बार। बस बार का प्रयोग हम लोग ज्यादातर एल्युमिनियम और कॉपर का करते हैं, बेसिकली अब सबसे ज्यादा कॉपर का हो रहा है, वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में प्राइम मूवर किससे जुड़ा होता है, तो जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है, सेल्फ एक्साइटेड, उसे किससे, आर्मेचर से वो जुड़ा होता है, प्राइम मूवर, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वो आर्मेचर के साथ जुड़ा होता है। और 48 निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग सिंगल फेज प्रेरण मोटर के कार्य का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो इसको क्रॉस फील्ड सिद्धांत बोलते हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी क्रॉस फील्ड सिद्धांत। क्रॉस फील्ड सिद्धांत क्यों बोलते हैं कि एक वाइंडिंग होती है जिसको हम लोग 2 वाइंडिंगों में डिवाइड कर देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस फील्ड सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, फील्ड को 2 भागों में बांट दिया है। सो एक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं, इसको मेन वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। ये कैपेसिटर है, तो ये इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं क्रॉस फील्ड सिद्धांत। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसकी देखिए ये है, ये एक एक्सिलरी वाइंडिंग है
एक कैपेसिटर का प्रयोग कर लिया गया है, इसके एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और ये मेन बाइंडिंग है, इसको फील्ड बाइंडिंग के नाम से मेन बाइंडिंग या इसको बोलते हैं हम लोग रनिंग बाइंडिंग। एक्सिलरी बाइंडिंग को भी नाम देते हैं रनिंग बाइंडिंग। इसका काम है बस रन कराना, इसलिए इसको रनिंग बाइंडिंग कहते हैं। मेन काम इसका होता है इसलिए मेन बाइंडिंग, इसलिए इसको हम लोग स्टार्टिंग अरे सॉरी इसको हम लोग इसका काम बस है स्टार्ट करना, इसलिए इसको स्टार्टिंग बाइंडिंग, और इसका अगर इसका काम है रनिंग, इससे रन होता रहता है, इसलिए इसको रनिंग बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। इसका प्रतिरोध कम, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। फ्री व्हीलिंग डायोड का प्रयोग में संग्रहित ऊर्जा को मुक्त करने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। तो फ्री व्हीलिंग डायोड को क्या एक मार्ग प्रदान करने के लिए करता है, कौन सा? ये इंडक्टर है, इंडक्टेंस का काम है, ये रिंग बोलते हैं। 50वां है, पारेषण लाइन में संबंध निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? वोल्टेज कंट्रोल और एक्टिव पावर कंट्रोल परस्पर संबंधित है। वोल्टेज कंट्रोल और एक्टिव पावर कंट्रोल परस्पर संबंधित है जी नहीं। वोल्टेज कंट्रोल और रिएक्टिव पावर कंट्रोल, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वोल्टेज कंट्रोल और रिएक्टिव पावर परस्पर संबंधित होते हैं। आगे है 51 नंबर, एक संतुलित 3 फेज प्रणाली में के लिए शून्य अनुक्रम घटकों का मान क्या होगा? तो इसका क्या मान होगा? शून्य होगा, क्योंकि शून्य पर हमारा कितना आता है? करंट का मान 0 आता है, जो बैलेंस है तो 3 फेज में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। देखिए इसमें स्टार डेल्टा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टार देखिए इसका फिगर याद रखिए, स्टार इस प्रकार जुड़ा होता है, सबका एक पहला पॉइंट लाकर जोड़ देंगे, ये स्टार जैसा दिखने लगता है। देखिए इसमें ये लाइन करंट है, फेज करंट के बराबर होता है, लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है। इसमें डेल्टा में ठीक इसका उल्टा जैसा दिखता है आपको, डेल्टा जैसा है, तो VL बराबर VP, यानी लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, और लाइन करंट बराबर √3 फिर फेज करंट के। इसका जो पावर होता है वो सेम होता है, √3 VL IL cos phi, इस चीज को ये दोनों का सेम होता है, जितना स्टार का डेल्टा। तो इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बनते हैं। 52 है, स्थिर गति प्रचालन के लिए किस मोटर का करते हैं हम लोग? तो इसमें हम लोग सिंक्रोनस मोटर, यानी बी वाला ऑप्शन होगा, यानी तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग हम लोग स्थिर गति प्रचालन के लिए करते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से ओवरलोड रिले नहीं है? तो इंडक्शन टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, थर्मल टाइप, लेकिन स्टैटिक टाइप नहीं होता है, ये सी वाला ऑप्शन, कि ये आपके ओवरलोड रिले के अंतर्गत नहीं आता है। आगे दिया है, किसी ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग क्यों करते हैं? तो ये क्या होता है? ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, उसका काम होता है कूलिंग करना, बैंडिंग है उसको कूलिंग करना, और बैंडिंग को इंसुलेशन प्रदान करना, ये 2 काम होते हैं इसके। तो ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, कि यानी कूलिंग और विद्युत रोधन और शीतलन के लिए किया जाता है। देखिए इसमें कुछ बिंदु हैं ऑयल संबंधित, जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल है ये, इसमें पूछता है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो 10 से 15 डिग्री इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्लैश पॉइंट 140 से 160 डिग्री होता है, और फ्रेश ऑयल का जो कलर होता है हल्का पीला होता है, और जो खराब होता है उसको काला होता है। 2 प्रकार के ऑयल होते हैं, मिनरल ऑयल और सिंथेटिक। सिंथेटिक ऑयल बहुत ही महंगा होता है, और मिनरल ऑयल पेट्रोलियम शोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है, बेसिकली हम लोग इसमें यूज करते हैं। और जो सिंथेटिक्स होता है, जो सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन का ये आता है, ये बहुत ही कॉस्टली होता है, महंगा होता है, जो खदानों और सुरंगों के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। इससे हाँ, ये होता है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक में कितना ऑयल भरा होता है? तो ये आधा, यानी 1/2, ये पूरा जितना कंजर्वेटर टैंक का लेवल है उससे आधा ही भरा होता है। ये चलते हैं 55 नंबर, लिखा है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति प्रदान करने के लिए 2 पोल वाले सिंक्रोनस जनरेटर की गति, तो हम जानते हैं NS बराबर होता है 120/F, इसका ये फार्मूला होता है। देखिए 120, F का मान दिया है 50 और पोल का मान दिया है 2,
2 6 के 12, 6 5 30, यानी कि 3000 RPM, यानी बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा 3000 RPM। 56 है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में बैटरी की आवश्यकता नहीं होती? यूपीएस, पावर कैरिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलास्ट में और सोलर इन्वर्टर में। तो सोलर इन्वर्टर में हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं बैटरी का। केबलों के चालकों पर इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है? तो जो केबल का जो इंसुलेशन दिया जाता है तो उसमें हम लोग संचालित वोल्टेज, कितना वोल्टेज संचालित करते हैं उस पर हम लोग निर्भर करते हैं, यानी संचालित वोल्टता पर। एक डीसी शंट जनरेटर कैसा होता है? तो एक डीसी शंट सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एक सेल्फ एक्साइटेड स्व उत्तेजित जनरेटर होता है। एक किसी ट्रांसफार्मर कोर के पदार्थ के लिए हिस्टैरिसीस लूप कैसा होता है? देखिए, जो ट्रांसफार्मर कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील की बनाया जाता है। किसका? सिलिकॉन स्टील का जो बनाया जाता है, जो मैग्नेटाइजिंग करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जब मैग्नेटाइजिंग जब जाता होता है तो रिटेंटिविटी का मान अधिक होता है। जब रिटेंटिविटी का मान अधिक होगा तो जो लूप बनता है वो पतला बनता है। लूप क्या बनता है? पतला बनता है और लंबे जैसा ऐसा बनता है, ये इस तरह का, ये ऐसे बनता है, तो ये लूप पतला बनता है। तो लंबा और पतला हो गया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि लंबा और पतला, बी आंसर। देखिए, इससे संबंधित ये है, देख रहे हैं, जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक होता है, जो कठोर होता है, और एक सॉफ्ट होता है। तो हम लोग सॉफ्ट का ये प्रयोग ज़्यादातर अस्थायी, यानी कि जो टेम्पररी होता है, जो बिजली का, जो बिजली से बनने वाला जो मैग्नेट होता है उसको अस्थायी कहते हैं, यानी टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं जिसको। तो ये आपको इस प्रकार से दिखेगा, यानी कि लंबा, देखिए ये रेटिंग ज़्यादा है कि नहीं, ये पतले जैसा ऐसा। तो हमारा आंसर सी सही था। देखिए 60 नंबर है, एक चल कुंडली यानी मूविंग कॉइल डायनेमोमीटर टाइप में किस प्रकार का डैम्पिंग प्रयुक्त की जाती है? तो जो देखिए, इसका पूरा नाम होता है PMMC, यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो इसमें हम लोग जो डैम्पिंग करते हैं वो ईडी करंट, जिसको भंवर धारा हानि बोलते हैं, ईडी करंट डैम्पिंग करते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भंवर धारा टाइप डैम्पिंग करते हैं। देखिए इसमें है, देखिए इसमें दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हम लोग प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। देखिए, एक होता है MI टाइप, एक होता है MC टाइप। तो जो MI टाइप होता है, तो देखिए इसमें हाई पावर कंजप्शन होता है, इसमें लो पावर कंजप्शन होता है MC में, मूविंग कॉइल में। और देखिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं MI में, MC का हम लोग बात कर दिए, ईडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है, जैसे आपका नॉन यूनिफॉर्म स्केल में से 1 2 3 4 ये क्या है, एक सीक्वेंस को दर्शा रहा है, तो यूनिफॉर्म है। यहीं पे अगर 1 4 6 8 मतलब बीच के नंबर गायब है, उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, जिसका सीक्वेंस में नहीं, ठीक है। और आगे है कि हिस्टैरिसीस लूप एक्सिस्ट नहीं करता, इसमें एब्सेंट होता है हिस्टैरिसीस लूप। यूज फॉर बोथ AC एंड DC, यानी मतलब AC DC दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, एक सिर्फ DC के लिए यूज करते हैं हम लोग। चीपर दैन MC, यानी कि ये MC से सस्ता होता है और ये MI से महंगा होता है। जो MI टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें ज़्यादातर आपको इस प्रकार के फिगर दिखेंगे, और जो MC टाइप होते हैं इस प्रकार की, यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जैसा। तो इससे आप भी इंस्ट्रूमेंट को देखकर पता कर सकते हैं कि ये MI टाइप है या MC टाइप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के देखिए इतना ही क्वेश्चन था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपनी राय ज़रूर देते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।